सभी प्यारे दोस्तों का आज की क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप लोग बहुत अच्छे हैं, स्वस्थ हैं और अपने अपने एग्ज़ाम्स की तैयारी आप सभी लोग बहुत अच्छे से कर रहे हैं। तो चलिए आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं अरे यायावर रहेगा याद, जो आप सभी की परीक्षाओं के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और आज जो है 12वीं क्लास है, 13वीं नहीं है, ठीक है। 2 रचनाएँ और बच गई हैं, तो उनको समाप्त करके मैं सारी जो इसका PDF है यूनिट 10 का, वो सारा PDF मैं आप लोगों को टेलीग्राम पे सेंड कर दूंगी। तो अपने पास आप लोग रखिएगा और समय समय पे उसको जो है रिवीजन करते रहिएगा। चलिए देखते हैं, बात करते हैं अरे यायावर रहेगा याद। यह जो है विधा कैसा है, तो यात्रा साहित्य है और रचनाकार कौन है? अज्ञेय। अज्ञेय के 2 यात्रा साहित्य जो है बहुत महत्वपूर्ण हैं। पहला है अरे यायावर रहेगा याद और दूसरा है एक बूंद सहसा उछली। इसका प्रकाशन वर्ष है 1960। अरे यायावर रहेगा याद में जो है भारतीय यात्रा का वर्णन है और एक बूंद सहसा उछली जो है इसमें यूरोपीय यात्रा का जो है वर्णन है। ये बात आप लोग याद रखिएगा दोनों यात्रा वृत्तांत के बारे में, क्योंकि आप सभी के सिलेबस में यानी यूनिट 10 में अरे यायावर रहेगा याद लगा हुआ है। तो इसका अध्ययन जो है हम आज की क्लास में करेंगे। चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं, आगे बढ़ते हैं। आप लोग पूरे क्लास में बने रहिएगा, पूरे क्लास को आप लोग ज़रूर देखा करिए, बहुत महत्वपूर्ण है आप सभी के परीक्षाओं के लिए। सबसे पहले बात करते हैं कि अज्ञेय ने जो है इस रचना में भारत में किस किस स्थान पर उन्होंने वर्णन किया था, जिसका उल्लेख इस रचना में उन्होंने किया है। ठीक, तो बात कर लेते हैं। असम, बंगाल, जम्मू कश्मीर, लाहौर, हिमालयी क्षेत्रों का जो है इन्होंने यात्रा किया था, उसी का जो है उल्लेख या वर्णन अरे यायावर रहेगा याद यात्रा वृत्तांत में किया गया है। इस यात्रा वृत्तांत में 8 अध्याय या 8 खंड हैं। इस यात्रा साहित्य में जो है 8 अध्याय कह लीजिए या 8 खंड हैं। पहला है परशुराम से तुखराम एक टायर की राम कहानी। दूसरा है किरणों की खोज। तीसरा है देवताओं के अंचल में। चौथा है मौत की घाटी में। पांचवा है एलुरा। छठा है मांझुली। और यहाँ से प्रश्न जो है अभी आया हुआ था, हाल ही में जो पेपर हुआ है। सातवां है बहता पानी निर्मल और आठवां है सागर शोभित मेघ मेखलित कन्याकुमारी से नंदा देवी तक। ठीक, तो इसको जो है आप लोगों को 8 जो खंड है यहाँ पे 8 अध्याय, इन 8 अध्याय का नाम आप लोगों को क्रम में याद रखना है। यहाँ से प्रश्न 100% बनेगा। जो स्टार्टिंग के होते हैं ना खंड अध्याय या जो उसकी विशेषताएं होती हैं, जो भी रचना हम पढ़ रहे हैं, तो स्टार्टिंग मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है, वहाँ से प्रश्न जो है 100% आता ही आता है ना। उसके बाद ही वो एग्जामिनर आगे पहुँचता है प्रश्न बनाने के लिए। तो इसको आप लोग मोस्ट इम्पॉर्टेंट समझिए, लिख लीजिएगा और याद रखेंगे। अब इस यात्रा वृत्तांत के महत्वपूर्ण तथ्यों को देखते हैं। तो अरे यायावर रहेगा याद में 8 यात्रा वृत्तांतों का उल्लेख है। अज्ञेय द्वारा रचित अरे यायावर रहेगा याद का आरंभ परशुराम के लेख से होता है। ठीक ना, किसके लेख से? परशुराम के लेख से होता है। इसमें अज्ञेय की भारतीय यात्राओं का चित्रण किया गया है। इसमें अज्ञेय ने ब्रह्मपुत्र के मैदानी भाग से लेकर जेलोरा की गुफाओं तक की यात्रा का वर्णन किया है। तो ये 1 लाइनर सारे क्वेश्चंस हैं, ये क्वेश्चन बन सकते हैं 1 लाइनर में, आप सभी को पता है। 1 लाइनर भी बन सकता है और मिलान के लिए भी प्रश्न आ सकता है यहाँ से, है ना। इसमें से कौन सा असत्य है, कौन सा सत्य है, इस तरह के प्रश्न यहाँ से बनेंगे। एक बूंद सहसा उछली में यूरोपीय यात्राओं का जो है चित्रण किया गया है। आगे देखते हैं। आधुनिक हिंदी साहित्य में राहुल सांस्कृत्यायन घुमक्कड़ प्रवृत्ति के साहित्यकार माने जाते हैं। अगर बात करते हैं आधुनिक हिंदी साहित्य के बारे में, तो राहुल सांस्कृत्यायन जो है सबसे पहले घुमक्कड़ प्रवृत्ति के साहित्यकार माने जाते हैं। राहुल के बाद दूसरे नंबर पे जो है अज्ञेय हैं, जिन्हें हिंदी साहित्य में सबसे अधिक घुमक्कड़ प्रवृत्ति के साहित्यकार के रूप में पहचान मिली है। तो ये भी प्रश्न यहाँ से बनता है, ठीक है ना। घुमक्कड़ शास्त्री जो है राहुल सांस्कृत्यायन का, तो इनको जो है उपाधि मिली हुई है, जो पहले नंबर पे आते हैं। अगर दूसरे नंबर पे पूछा जाए तो अज्ञेय आते हैं। ठीक, आगे देखेंगे। राहु के अन्वेषी के रूप में विख्यात अज्ञेय अपने जीवन में देश विदेश की अनेक यात्राएं की। वे रमता राम की तरह सदा जो है भ्रमण करते रहे। अज्ञेय यहाँ पे इनकी जो है कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट कथन है, देख लेते हैं। बहता पानी निर्मल शीर्षक वृत्तांत में अज्ञेय लिखते हैं
यूँ तो वास्तविक जीवन में भी काफ़ी घूमा भटका हूँ, पर उससे कभी तृप्ति नहीं हुई। हमेशा मन में यही रहा कि कहीं और चलें, कोई नई जगह देखें, और इस लालसा ने कभी भी पीछा नहीं छोड़ा। तो ये जो है कथन दे सकता है और पूछ सकता है जो है किससे लिया गया है, तो बहता पानी निर्मल शीर्षक से। ठीक, आगे देखिए। अगेन स्वयं को ना तो नगर का मानते थे और ना ही ग्राम का, वे तो अपने को अटवी का मानते थे। कहाँ का मानते थे? अटवी। जिस प्रकार अटवी यानी जंगल के प्राणी विमुक्त रूप से विचरण करते रहते हैं, ठीक वैसे ही अज्ञेय भी आजीवन भ्रमण करते रहे। अज्ञेय ने बाह्य यात्राओं की तुलना में अधिक अंतर यात्राएँ की हैं। बाह्य यात्राओं की तुलना में जो है अंतर यात्राएँ इन्होंने ज़्यादा की हैं। आगे देखते हैं। एक जगह पर अज्ञेय ने लिखा भी है, वास्तव में जितनी यात्राएं स्थूल पैरों से करता हूँ, उससे ज़्यादा कल्पना के चरणों से करता हूँ। अज्ञेय कहीं रुके नहीं। अज्ञेय की मान्यता है कि देवता भी जहाँ रुके की शिला हो गए, और प्राण संचार के लिए पहली शर्त है गति गति गति। इसलिए वह यायावर हमेशा भटकता रहा, कभी भी अपने पैरों तले घास जमने नहीं दिया। तो ये कुछ महत्वपूर्ण तथ्य थे जो आप लोगों को बताना बहुत ज़रूरी था। ठीक ना, तो मुश्किल से 5 से 6 मिनट लगे होंगे इनको पढ़ने में, तो आप लोग बोर मत होइएगा। ठीक ना, पूरी क्लास को आप लोग देखा करिए। ऐसा नहीं है कि थोड़ा सा ही आप लोग देख करके छोड़ देंगे, फिर कहेंगे मैम आपने पूरा नहीं पढ़ाया है। चलिए अब यहाँ से बुक से जो है भूमिका पढ़ना स्टार्ट करते हैं। बुक हम ओपन करेंगे। देखिए, इसको हम यात्रा इस रचना को जो है संस्मरणात्मक यात्रा वृत्तांत भी हम कह सकते हैं, है ना। तो कंफ्यूज नहीं होना है, क्यों बुक में ही लिखा है। देखिए, यात्रा संस्मरण। जैसे ही बुक ओपन करते हैं तो यहाँ पे जो है कुछ पंक्ति दी गई है। याद कसक बन जाती है और समर्पण के शब्द उत्साह से रीत जाते हैं, पर कुछ साथ चलने वाले साथ रहते हैं, चाहे उनका नाम नहीं लिया जाता। तो क्या पता ये पूछ दे, तो इसको आप लोग याद रखिएगा कि अरे यावर रहेगा याद, यात्रा साहित्य से लिया गया है। अब हम यहाँ से पढ़ते हैं 5वें संस्करण की भूमिका। पुस्तक का यह 5वां संस्करण दूसरे संस्करण का पुनर्मुद्रण है। यूँ तो हर नया संस्करण लेखक के लिए संतोष का विषय हो सकता है, पर अरे यावर रहेगा याद की बढ़ती हुई लोकप्रियता यदि इस बात का संकेत है कि पाठकों में अपने देश को एक समग्र इकाई के रूप में पहचानने की उत्सुकता बढ़ रही है, तो वह मेरे लिए विशेष सुखद बात है। भ्रमण या देशाटन केवल दृश्य परिवर्तन या मनोरंजन न होकर सांस्कृतिक दृष्टि के विकास में भी योग दे। तो ये पंक्ति महत्वपूर्ण है, स्टार्टिंग का है, तो इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा। ठीक है, नहीं लिख पा रहे हैं तो स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिएगा, बाकी PDF तो मैं दे ही दूँगी। यही उसकी वास्तविक सफलता होती है। अपने यात्रा संस्मरणों में मेरा यह प्रयत्न रहा है कि उन यात्राओं के मेरी होने की बात उन्हें तत्कालिक अनुभव की प्रामाणिकता और टटकापन देने के लिए सामने आए, नहीं तो वे वृत्तांत एक समग्र दृष्टि को उभारने में ही योग दें, जिससे भविष्य यात्री अपने अपने अनुभव को और समृद्ध बना सके। ये लेखक ने स्वयं लिखा है, अज्ञेय ने स्वयं लिखा है 5वें संस्करण की भूमिका। अब आगे चलेंगे तो आगे जो है यहाँ पे दूसरे संस्करण की भूमिका दिया है, इसको भी देख लेते हैं। इसको हम पढ़ेंगे, देखेंगे। किसी भी पुस्तक के नए संस्करण की मांग लेखक के लिए एक प्रीतिकर आश्चर्य का विषय होती है, लेकिन कुछ पुस्तकों के दूसरे संस्करण की संभावना से एक असमंजस भी होता है। क्या पुस्तक पुरानी हो गई है? क्या संशोधन अथवा संवर्धन से उसे नया किया जा सकता है? क्या यह नयापन हर लेख अथवा अध्याय का संशोधन मांगता है, या एक परिशिष्ट और पाद टिप्पणियों से ही यह काम सिद्ध हो सकता है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, शुरू का लाइन है ये, तो इसको दूसरे संस्करण की भूमिका से है ना। अरे यावर रहेगा याद यात्रा साहित्य के दूसरे संस्करण की भूमिका से ही लिया गया है। आगे देखेंगे। अरे यावर रहेगा याद कुछ वर्षों से अनुपलब्ध थी। पुनर्मुद्रणों के बारे में स्वयं
कुछ यूँ भी उदासीन रहता हूँ और कुछ नए नए काम उठाते रहने के कारण इधर ध्यान देने का अवसर भी नहीं बनता। लेकिन इस पुस्तक के बारे में 2-3 बार याद दिलाए जाने पर ये सारे प्रश्न सामने आए। यहाँ से देखेंगे, प्रस्तुत पुस्तक के यात्रा संस्मरणों में स्थानों का जो ब्यौरा है कुछ तो पहले प्रकाशन के समय ही पुराना पड़ गया था, कुछ यात्राएं पिछले महायुद्ध के पहले की थी। पुस्तकाकार प्रकाशन स्वाधीनता प्राप्ति के बाद हुआ। पुस्तकाकार जो है प्रकाशन स्वाधीनता की प्राप्ति के बाद हुआ। देश के विभाजन से पुस्तक के पहले ही लेख परशुराम से तुकाराम, जो पुस्तक का जो पहला लेख है, 8 लेख हैं, 8 अध्याय है ना, तो उसमें जो कह रहे हैं पहला जो लेख है परशुराम से तुकाराम में वर्णित यात्रा पथ का एक बड़ा भाग देश से कट गया था। वह देश की मर्यादा रेखा खैबर पार से सिकुड़कर अमृतसर लाहौर के बीच आ गई थी। एक बड़े भूकंप के कारण वह पहाड़ ही धंस गया था जो ब्रह्मपुत्र का आवर्त बनाकर परशुराम कुंड को आकार देता था। इसी तरह की कुछ और बातें भी हुई थी जिनका उल्लेख पहले संस्करण में जोड़ दिया गया था। लेकिन तब से अब तक और भी कई महत्वपूर्ण बातें हो गई हैं। पूर्वी अंचल में प्रशासनिक पुनर्संगठन से कई नए प्रदेश बन गए हैं। अरुणाचल, मेघालय, नागादेश यानी नागालैंड, मिजोरम, हिमालय में नई सड़कों का जाल बिछ गया है और किसी ज़माने में मौत की घाटी अब पक्की सड़क के कारण साधारण सैरगाह बन गई है। आगे देखेंगे, आगे कहते हैं, और वैज्ञानिक शोध के संदर्भ में जब उस अभियान का संस्मरण करता हूँ जिसका मैं एक सदस्य था, तब शोध के तत्कालीन उपकरणों पर हंसने को मन होता है। कहाँ आकस्मिक किरणों की खोज के लिए हमारा तोते का पिंजरा, विद्युत दर्शक और हमारी कर्मिज की नाव, और कहाँ आज के अंतरिक्ष यान और माप ही नहीं, माप का विश्लेषण भी करने वाले संचालित यंत्र। लेकिन स्पष्ट है कि आर्ययावर रहेगा याद जैसी पुस्तकों को उसने मिलने वाली भौगोलिक अथवा प्रादेशिक जानकारी के लिए नहीं पढ़ा जाएगा। ऐसे यात्रा संस्मरण टूरिस्ट गाइड का स्थान लेने के लिए नहीं लिखे और पढ़े जाते। ऐसी पुस्तकों में प्रस्तुत ब्यौरा एक व्यक्ति की यात्रा का ब्यौरा होता है। ये देखिए, ये कथन आ चुका है, ठीक ना, यहाँ से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये कथन आ चुका है। प्रस्तुत ऐसे यात्रा संस्मरण टूरिस्ट गाइड का स्थान लेने के लिए नहीं लिखे और पढ़े जाते। ऐसी पुस्तकों में प्रस्तुत ब्यौरा एक व्यक्ति की यात्रा का ब्यौरा होता है। ये आ चुका है कथन, ठीक। आगे देखेंगे, और वह यात्रा जितनी बाहरी होती है उतनी ही भीतरी भी। यात्रा का विवरण जितना स्थूल भू विस्तार से समृद्ध होता है उतना ही सूक्ष्म मानसिक भूगोल से भी टूरिस्ट गाइड के सहारे अनेक व्यक्ति एक ही यात्रा कर सकते हैं। यात्रा संस्मरण के सहारे की गई प्रत्येक पाठ की यात्रा भी उतनी ही विशिष्ट होती है जितनी लेखक की यात्रा रही, और प्रत्येक के लिए संस्मरण लेखक के सामने में संस्मरण लेखक के मानस में प्रवेश करना आवश्यक होता है। यही इस तरह के यात्रा संस्मरणों की रोचकता का आधार हो सकता है। और मुझे आशा है कि तथ्यों की दृष्टि से कुछ पुराने पड़ गए इन लेखों की यात्राएं आज भी रोचक होंगी, और उन यात्राओं के निमित्त से पाठक जो मानस यात्रा करेगा उनमें लेखक का सह यात्रित्व तो उसे प्रतिकर लगेगा। आगे देखेंगे, आगे है, पहले संस्करण में चित्र कहीं अधिक थे। कागज और छपाई की तत्कालीन स्थिति में ही वह संभव था, पर चित्रों की छपाई उतनी अच्छी नहीं हुई जितनी होनी चाहिए। पहले संस्करण की बात कर रहे हैं ना। फिर आगे कहते हैं, तब आशा की थी कि नए संस्करण में इसका सुधार हो सकेगा, लेकिन उनमें से कई चित्र अब मेरी पहुंच से बाहर हो गए हैं। फिर प्रकाशन व्यवसाय की आज की स्थिति के कारण
चित्र कम भी करने पड़े हैं। फलतः इस संस्मरण में चित्र और इसके संख्या में कम है और बाद की यात्रा के भी हैं, लेकिन प्रयत्न किया गया है कि चित्र अच्छे हों और छपाई भी पहले की अपेक्षा अधिक आकर्षक हो। आगे है, अंत में एक नया लेख भी जोड़ा गया। ये लेख अंत में जोड़ा गया वो है सागर सोवियत मेघ मेखलित। जब से स्वतंत्र रूप से यात्रा करना संभव हुआ तभी से आकांक्षा थी कि पूरे देश को पूर्व से पश्चिम तक, दक्षिण से उत्तर तक देखूं। ठीक है, यहाँ पे आप लोग याद रखिएगा, अंत में एक नया लेख, अंत में पूछ सकता है कि इस यात्रा वृत्तांत में जो है अंत में कौन सा लेख जोड़ा गया, तो वो कौन सा होगा? यात्रा सोवियत मेखलित। ठीक, चलिए यहाँ से देखेंगे। परशुराम से तुकाराम की यात्रा से पूर्व और पश्चिम के कुलाबे है ना, कुलाबे तो मिला लिए थे, पर उत्तर दक्षिण के छोर मिलाने की आकांक्षा को और प्रेरणा ही मिली थी। अंततः वह यात्रा भी हो गई और फौजी कानबाई के सहारे नहीं, स्वेच्छा से निर्धारित पथ और गति से उसका ब्यौरा भी उतने ही विस्तार से दे सकता जितने विस्तार से संग्रह की पहली यात्रा का ब्यौरा प्रस्तुत किया गया, और उसमें भी मनोरंजक प्रसंगों की कमी नहीं थी। लेकिन दूसरे संस्करण में जोड़े गए लेख के लिए उतना स्थान नहीं है, इसलिए लेख के पूरे यात्रा वृत्तांत का रूप नहीं लिया, केवल एक चौखट प्रस्तुत किया है जिसमें से उस यात्रा का अवलोकन किया जा सकता है। यात्रा संस्मरणों के वृत्तांत कुछ प्रस्तुत करने का यह ढंग नया भी है और बहुत पुराना भी। पाठक के लिए भी यहाँ नयापन और पुरानापन दोनों होंगे और स्वयं मेरे लिए भी। पुरानेपन में भी नयापन इस दृष्टि से है कि तीर्थयात्री की धर्म भावना का स्थान मिथक के अन्वेषी के विस्मय भावना ले लेती है। पाठक इसे अपने अद्यतन पूर्वाग्रह का आरोप न माने तो कहूँ कि आज मैं आराम कुर्सी में बैठे बैठे इन पुरानी यात्राओं को नई कर ले सकता हूँ। से पुरानी यात्राएं मिथक के सहारे दोहराई जाकर, कुछ प्रिंट यहाँ पे जो है, पुरानी यात्राएं मिथक के सहारे दोहराई जा सकती है, होना चाहिए ना, दोहराई जाकर भूगोल के आयाम में ही नहीं इतिहास के आयाम में भी अग्रसर करती हैं। देश को ही नहीं मापती, काल को भी नापती चलती हैं। दूसरे संस्कृत की भूमिका थोड़ा सा जो है बड़ा है, लेकिन चूँकि भूमिका है तो इसको हम लोग लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे। आगे देखेंगे, हो सकता है कि एक समय ऐसा भी आए जब मेरी यात्राएं अगत्या आराम कुर्सी तक ही सीमित रह जाए, लेकिन अभी वह समय नहीं आया। अभी मिथक के सहारे का उल्लेख इसलिए कर रहा हूँ कि यह यात्राओं का एक नया आयाम है। अरे यावर रहेगा याद के इस नए संस्करण को पाठक के सामने प्रस्तुत करते हुए मैं उसे आमंत्रित करता हूँ कि वह मेरे साथ पुरानी यात्राओं की आवृत्ति भी करें और नई यात्राएं भी करें। मानस यात्राएं जिनमें उसके मानस का भी उतना ही योग हो जितना मेरा और दोनों का यह सहयोग सुखद और प्रीतिकर हो। तो ये दूसरे संस्कृत की भूमिका रही, इसको भी लेखक ने लिखा है, अगेन है। अब चलिए इसके जो है महत्वपूर्ण हम उद्धरण को देखेंगे, कथन को, वो जो है दृष्टि की बुक से हम देखेंगे। ठीक, हाँ, यहाँ पे जो है एक कविता दिया गया है इस यात्रा वृत्तांत में। पार्श्वगृह का नम्र चीड़ों में डगर चढ़ती उमंगों सी, बिछी पैरों में नदी ज्यों दर्द की रेखा, विहक शिशु मौन नीड़ों में मैंने आँख भर देखा। दिया मन को दिलासा पुनः आऊँगा, भले ही बरस दिन अनगिन युगों के बाद। क्षितिज ने पलक सी खोली, तमक कर दामिनी बोली, अरे जय अवर रहेगा याद। तो ये पूछा जा चुका है, ये कविता आ चुका है यूजीसी नेट हिंदी के पेपर में। ओके, तो इसको आप लोग याद रखेंगे।
और यहाँ से जो है इसका जो खंड, जो 8 खंड दिए गए हैं, यहाँ पे एक बार रिपीट कर लेते हैं, देखते हैं। पहला है परशुराम से तुखरम, दूसरा है एक टायर की राम कहानी, ठीक है, परशुराम से तुखरम एक टायर की राम कहानी इसमें है। दूसरा है किरणों की खोज में, तीसरा है देवताओं के अंचल में, चौथा है मौत की घाटी, पांचवा है एलोरा, छठा है मांझुली, सातवां है बहता पानी निर्मल और आठवां है सागर शोभित मेघ मेखलित कन्याकुमारी से नंदा देवी। चलिए आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ से जो है दृष्टि की बुक से देख लेंगे। अरे ये यावर रहेगा याद तथा एक बूंद सहसा उछली उनके महत्वपूर्ण यात्रा वृत्तांत हैं और ये संपूर्ण हिंदी यात्रा साहित्य में अद्वितीय स्थान रखते हैं। अरे यावर रहेगा याद में भारतीय क्षेत्रों की यात्रा का वर्णन है। एक बूंद सहसा उछली में अगेय ने अपनी यूरोपीय यात्रा को सृजनात्मक रूप दिया है, यानी यूरोपीय यात्रा का वर्णन है। कुल मिलाकर अगेय अपनी यात्रा साहित्य में यात्रा स्थलों की ही भरपूर जानकारी नहीं देते, उनमें जुड़े मानव इतिहास और सांस्कृतिक चित्रण पर भी उनकी आंख बराबर रहती है। पुस्तक की विषय सूची इस प्रकार है, तो हम लोग इसको 2 बार पढ़ ही चुके हैं, इसको यहाँ पे रहने देते हैं। सारांश देखते हैं। सारांश है, अगेय ने अपने इस यात्रा वृत्तांत में द्वितीय विश्व युद्ध से लेकर आज़ादी तक के पूरे हिंदुस्तान का भूगोल का कालखंड सामने रखा है, जहाँ जितने सपने थे उतने ही पीड़ाओं का मंजर भी। अगेय अपनी यात्रा में लाहौर, कश्मीर, पंजाब, बंगाल, औरंगाबाद, असम आदि प्रदेशों की प्रकृति और भूमि से गुजरते हुए अपनी कथात्मक शैली और भाषा की ताजगी से सिर्फ सौंदर्य को ही नहीं रचते, बल्कि सदियों से हम जिनके गुलाम रहे उनके इतिहास के पन्नों को भी पलटते हैं। पुस्तक में येलुरा, अल्फिता, कन्याकुमारी, हिमालय आदि की यात्रा करते हुए मिथकों, प्रतीकों और मूर्तियों की रचना को अपने यथार्थ के केंद्र में देखा परखा गया है। जहाँ लेखक अगेय को पुराणों और इतिहास की वह सच्चाई नज़र आती है जो युगों तक गाढ़े रंगों के पीछे रही। अगेय का यह यात्रा वृत्तांत एक ऐसी घटना है जिसकी क्रिया प्रतिक्रिया में अगर अपना कुछ खो जाता है तो बहुत कुछ मिल भी जाता है। ये रहा सारांश। अब यहाँ से जो है इनके महत्वपूर्ण कथनों को देखेंगे। पहला कथन है, भ्रमण या देशाटन केवल दृश्य परिवर्तन या मनोरंजन न होकर सांस्कृतिक दृष्टि के विकास में भी योग दे, यही उसकी वास्तविक सफलता होती है। अपने यात्रा संस्मरणों में मेरा यह प्रयत्न रहा है कि उन यात्राओं के मेरी होने की बात उन्हें तत्कालिक अनुभव की प्रामाणिकता और टटकापन देने के लिए सामने आए, नहीं तो वे वृत्तांत एक समग्र दृष्टि को उभारने में ही योग दें, जिससे भविष्य यात्री अपने अपने अनुभव को और समृद्ध बना सकें। ये पहले ही पेज आप पढ़ेंगे ना, तो वहीं से ये लिया गया है, ठीक है। तो जितनी भी उद्धरण है इस दृष्टि के गाइड में वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। पूरे गाइड को आप जब पढ़ेंगे तो वहाँ से आप भी अगर उसमें से निकालेंगे तो यही सब कथन वहाँ से निकालेंगे, ठीक है। तो इसलिए उसमें जो है उतना पढ़ करके निकालना इतना टाइम नहीं है, क्योंकि कम टाइम है, आप लोगों का फॉर्म कभी भी आ सकता है। तो अगर आपके पास भरपूर टाइम है तो आप पढ़िए रचनाएं, पूरी नहीं है तो आप ऐसे दृष्टि का गाइड आपके पास नहीं है तो आप मंगा लेंगे, उससे जो इन कथनों को देख लेंगे। बाकी भूमिका जो है वो मैं पढ़ा ही रही हूँ, बाकी जो छोटी रचनाएं हैं उनको लाइन बाय लाइन मैंने पढ़ाया है। आगे देखिए, अगला कथन है, ऐसे यात्रा संस्मरण टूरिस्ट गाइड का स्थान देने के लिए ही नहीं लिखे और पढ़े जाते हैं। ऐसी पुस्तकों में प्रस्तुत ब्यौरा एक व्यक्ति की यात्रा का ब्यौरा होता है और यह यात्रा जितनी बाहरी होती है उतनी ही भीतरी भी। यात्रा का विवरण जितना स्थूल भू विस्तार से समृद्ध होता है उतनी ही सूक्ष्म मानसिक भूगोल भी। अच्छा, ये उससे भूमिका से लिया गया है ना, भूमिका से है। टूरिस्ट गाइड के सहारे अनेक व्यक्ति एक ही यात्रा कर सकते हैं। यात्रा संस्मरण के सहारे की गई प्रत्येक पाई की यात्रा भी उतनी ही विशिष्ट होती है जितनी लेखक की यात्रा रही, और प्रत्येक के लिए संस्मरण लेखक के सामने में प्रवेश करना आवश्यक होता है।
यही यही इस तरह के यात्रा संस्मरणों की रोचकता का आधार हो सकता है। बाकी इसको हमने देख ही लिया है तो इसको हम छोड़ देते हैं। यहाँ से देखेंगे, नहीं चलिए छोड़ना कुछ भी नहीं है ना। इस कविता को हमने देख लिया है। पार्श्वगिरी का नम्र चीड़ों में डगर चढ़ती उमंगों सी, बिछी पैरों में नंदी ज्यों दर्द की रेखा, विहग शिशु मौन नीड़ों में मैंने आँख भर देखा, दिया मन को दिलासा, पुनः आऊँगा भले ही बरस दिन अनगिन युगों के बाद। क्षितिज ने पलक सी खोली, तमक कर दामिनी बोली, अरे जयावर रहेगा याद। ये भूमिका के बाद हमने देखा इसको। एक कविता है, इसमें और भी आगे हैं पंक्ति कविताएं। अगला कथन देखेंगे, स्वयं सुंदर ना होकर भी मैं सागर के अखिल सौंदर्य की नींव हूँ, क्योंकि मैं संस्कृति का नींव हूँ। ये कथन भी आ गया है, ठीक है, आया हुआ है। आगे है, संस्कृति और सभ्यता के विकास में अग्नि के वातावरण में आज जो दूसरी पीढ़ी मानव प्राणी चढ़ा वह मैं हूँ, या यूँ कह लीजिए कि देवताओं के समुद्र मंथन से जैसे सर्वश्रेष्ठ उपलब्धि अग्नि की हुई, उसी प्रकार मानव मन रूपी महासागर के मंथन से जो श्रेष्ठ नवनीत प्राप्त हुआ वह है चक्राकार की उद्भावना। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये सभी कथन। आगे देखेंगे, ये जो है पंक्ति दी गई है, चल चल देता है लाद लाद कर बार बार बंजारा, सब ठाठ धरा रह जाता, धन बस दूर क्षितिज का तारा। ये कविता दिया गया है, ठीक है, दूसरी कविता है इसमें। अगला कथन देखेंगे, मैं क्यों चाहूँ कि मेरी अस्थियाँ भी मेरे पुरखों की अस्थियों के साथ एक सुरक्षित समाधि स्फूर्त में दबी रहें, जहाँ भी कोई चला जाए वहीं कोई हरी भरी पहाड़ी मिल जाएगी। मोस्ट इम्पॉर्टेंट। आगे देखेंगे अगला कथन, किंतु इस ट्रक के साथ रात की दौड़ कैसे हो, जयावर को चिंता नहीं, वह गाड़ी स्वयं चलाता है। शुक्ल पक्ष की रातें हैं, उसके शरीर में शायद विटामिन कैरोटीन यूँ भी यथेष्ट हैं, क्योंकि बत्ती जलाए बिना गाड़ी दौड़ाने में उसकी आँखों को कोई कष्ट नहीं होता, बल्कि वह स्निग्ध अंधेरा तो विचार का सहायक है और चांदी में पूरा देश दिखता है, जबकि बत्ती जलाने से केवल सड़क दीप्त हो उठती है और परिपार्श्व पर कालिक पुत जाती है। बिल्कुल सही है ना। तो ये कथन भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आगे देखेंगे, अगला है, सभ्य मुमोजुओं के पाप का बोझ इस प्रतीक के द्वारा ढोने का अधिकार सदा से असभ्य अपत्य कावासी मिस्मियों का रहा है। विकसित नागरिक सभ्यता के पापों का बोझ जो है अविकसित वन्य जातियों द्वारा ढोया जाता है। इस सत्य की यह रीति स्वयं कितनी अर्थपूर्ण प्रतीक है, इसकी ओर कदाचित दोनों ही पक्षों का ध्यान कभी नहीं जाता होगा। अगला कथन देखेंगे, क्योंकि जीवन धारा के बीचों बीच रहना कलाकार का धर्म है, किंतु फिर भी उस लोक हृदय के आसपास भी नहीं फटकते, यहाँ पे होगा भटकते, है ना, भटकते, जो वास्तव में जीवन के मूल स्रोत हैं, क्योंकि जीवन का स्रोत घटना का स्रोत नहीं, वह चेतना का स्रोत है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। हमारी कविता बानी नहीं रही, लिखितम हो गई है, हृदय तक नहीं जाती, वरन एक मस्तिष्क के शिक्षा दीक्षा के संस्कारों की नली से होकर कागज पर ढाली जाती है, जहाँ से दूसरा मस्तिष्क अपने संस्कारों की नली से उसे फिर खींचता है। अगला कथन है, बंगला में श सब का कैसा स का उच्चारण, यानी तालब्य श का उच्चारण, तालब्य श है ना ये श, तालब्य श का उच्चारण वैसे असमिया में सब ह हो जाते हैं, इसीलिए वो जो है शिव सागर को हिव सागर उच्चारित होता है। देखिए ये क्वेश्चन बनता है यहाँ से, ठीक है।
कि असम में जब ये गए थे वहाँ पे जो है वो तालब शौ को जो है वो क्या बोलते थे, ह बोलते थे, इसीलिए शिव सागर को वो हिव सागर बोलते थे। ठीक ना, शिव सागर को हिव सागर। यहाँ से प्रश्न भी मैंने बनाया हुआ है। आगे देखिए, आकड़ आँखों की बात कवियों में बहुत चलती है। असल में आकड़ तो हंसी होती है, जो निग्रो हंसता है। बहुत ही स्वच्छ आकाश है, जैसे दूज तीज को चांद के उजके बंक के ऊपर कभी कभी झौंसा हुआ सा पूरा चांद भी दिखता है, वैसे ही हंसते निग्रो चेहरे में दांतों की पाती चमकती है। अगला कथन है, नई दिल्ली सबकी वह भाभी जो कि गरीब की जोरू नहीं है, जिसकी मुस्कान की अपेक्षा सबको है, लेकिन जिससे ठठोली करने की हिम्मत किसी को नहीं होती। अब यहाँ पे जो है एक और कविता यहाँ पे दिया गया है, देखिए। विस्मय हे परिवर्तन, तुम्हारी ही विधि पर विश्वास, हमारा चिर आश्वासन। बुक भी पढ़ेंगे तो बुक में जो है ये पंक्ति दी गई है, कविता दी गई है। अगला कथन देखेंगे, जाड़ों का सवेरा शायद हल्की दार्शनिकता का सहायक होता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगला कथन, यायावर पुराविद नहीं होते, न पुरातत्व उनके लिए स्वयं एक साध्य होता है। वह केवल दूसरों के कंचित अनुभव के फल के रूप में महत्व रखता है। यह महत्व कम नहीं, और यह कथन पुरातत्व की अवज्ञा को तो कदापित नहीं। तक्षशिला, नालंदा, सारनाथ, ये नाम यायावर के शरीर में पुलक उत्पन्न करते हैं, किंतु इसलिए नहीं कि ये प्राचीन खंडहरों के नाम हैं, वरन इसलिए कि ये सांस्कृतिक विकास के समिष्ट के अनुभव पर आधारित जीवन के उन्नतर परिपाटियों के आविष्कार के कीर्ति स्तंभ हैं। अंततोगत्वा बात एक ही है, किंतु एक नहीं भी है। भेद आत्यंतिक वस्तु का नहीं है, केवल दृष्टिकोण का है। वस्तु से व्यक्ति के संबंध का भेद है। अगला कथन देखिए, भारत के नगरों की अपनी अपनी विशेषताएं हैं। यूँ तो किसी भी शहर का एक विशेषण से नहीं बांध लिया जा सकता, क्योंकि प्रत्येक में विविधता है, किंतु उस विविधता की भी अलग लीकें हैं। यथा जोधपुर में रंगों की विविधता उसे विशिष्ट करती है, श्रीनगर में गंधों की विविधता, लाहौर में गंदगी की, अथवा इस विषय में कोलकाता को प्रतियोगिता मान ले तो, अथवा फैशन की, लाहौर में गंदगी की अथवा फैशन की इत्यादि। इस प्रकार पेशावर की विशेषता उसके बाज़ारों की अजीवता में थी, यद्यपि उनमें रंगीनी, गंध या गंदगी या फैशन की भी कुछ कमी न थी। अगला कथन देखेंगे, जहाँ सब कुछ कटीला है, वहाँ देह भी कंटकित क्यों न हो आए। यायावर बहुत देर तक सारे दृश्य को देखता रहा, फिर उसकी आंखें तुखरम के ग्वाले श्यामल उभार पर केंद्रित हो आई। यह हमारे देश का मर्यादा पर्वत है। देश की सीमा उसकी मर्यादा, और सीमा की रक्षा देश की मर्यादा की रक्षा है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये कथन, ठीक है ना, इसको आप लोग ज़रूर लिख लीजिएगा। चुपचाप खड़े खड़े यायावर के मन में फिर योरिक के उस चित्र की याद ताज़ा हो आई। उस दृश्य में घर नहीं है, लेकिन उसे आंख भर देख कर हृदय में बसा लो, क्योंकि उसके कारण ही घर जहाँ है वहाँ घर हो सके हैं। वह मर्यादा जो है, और यह सोचते हुए उसके भीतर युगों के संस्कार, शताब्दियों की सांस्कृतिक परंपराओं के तार धीरे धीरे स्वरित हो उठे। भारत का भारतत्व तो उसका प्रमाणतत्व बोलने लगा। भारत नीचे क्षितिज स्पर्शी समीप सागर के वेष्टित और ऊपर नवचुभी हिमालय के अंचल से छादित, जिसकी अपनी सीमाएं छूती हैं, एक खड़ी परासीमा को और एक पड़ी परासीमा जो भारत होकर आलोक खोज में लवलीन रहा है, और जिसने कहीं से भी आती हुई प्रज्ञा किरणों को स्वीकार किया है और अपने विमल मानस में धारण करके
और चमका दिया है। जिसने अनेकता में एकता पाई है, क्योंकि वह अपनी एकता में अनेकों को अपना सका, सह सका। आगे कहते हैं प्रिय पियाया हर्षि देव सोडू। संस्कृत में पंक्ति दी गई है, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। और कहते हैं और जो आगे भी सह सकता है, जो आगे भी अनेकता में एकता को उद्भावित कर सकता है, क्योंकि वह एकता में अनेकता जो पनपने दे सकता है। जैसे एक उद्यान में अलग अलग आला वालों में अलग अलग पौधे अपने अपने अंचल पर आधारित नाना रूप तलों के गुल्म, लताओं के गुल्म बढ़ते फूलते और फलते हैं। भारत की संस्कृति एक जड़ धातु पिंड नहीं है, फिर चाहे वह धातु स्वर्ण की क्यों न हो। वह निधि है जिसकी मंजूषाओं में नाना रत्न संग्रहित हुए हैं और होते रहेंगे। वह एक परंपरा है जिसमें मानव का ज्ञान लौकिक उद्योग कड़ी कड़ी जोड़ता रहा है और जिसका सजीव प्रसार काल के विस्तार को झोली भरकर होना चाहिए, यहाँ पे झोली भरकर भेटने की स्पर्धा करता है ना। कोली क्या शब्द है, कोली नहीं है, झोली भरकर। अगला कथन देखेंगे। अगला कथन है, यहाँ इतना ही कहूँ कि राइटर हैडर के उपन्यास की भविष्यवाणी डेथ विल कम टू हिम स्विफ्टली ओवर द वाटर्स सच ना हुई। ठीक है ना। तो इस ग्रंथ का नाम भी आप लोग याद रखिएगा। किसका है? उपन्यास है ये। ठीक है, उपन्यास राइडर हैगर्ड है ना, इसका नाम आप लोग याद रखेंगे। आगे है, मृत्यु न आई, केवल उसकी संभावना ही वह उत्तेजना आई जो निरे अस्तित्व में स्फूर्ति उत्पन्न करके उसे जीवन बनाती है। जीवन के भोज के षट रसों में जो राम रस है। आगे है, शूद्र मानव को कभी कभी देवताओं का समकक्षी हो सकने का सौभाग्य प्राप्त है, लेकिन वह सौभाग्य अधिक देर तक बना नहीं रह सकता। सृजन के क्षण चिरस्थायी नहीं होते, वे आकर उड़ जाते हैं। संभव है ईश्वर भी अपने रचना क्षेत्र में ऐसे उत्कर्ष के अवसर पाता हो, कहीं उन्हीं में सृष्टि करता हो और बाकी में केवल मात्र निर्माण। ये देखिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट कथन है ये, इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। तभी तो संसार में इतनी ऊंच नीच और असमानता है। जो वस्तु सृजन की गई है, इंस्पिरेशन के क्षण में रची गई है, प्रतिभा प्रसूत है, वही सुंदर और शुभ है। बाकी तो केवल बनाई हुई चीज़ें हैं जगह भरने के लिए। देखिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये कथन, इसको मैंने बुक में भी वहाँ पे पढ़ा था, तो आप लोग ध्यान रखिएगा। ये मौसम चेंज हो रहा है ना, समझ लीजिए बहुत खांसी जुकाम हो जा रहा है। आगे देखेंगे, मृत्यु का सामना करने का मेरे लिए यह पहला अवसर नहीं था, न अंतिम। 6 बार अपने को मृत्यु को समर्पित करके और फिर जी कर मैंने यही जाना कि जब आदमी अपना नहीं रहता, अपने को दे डालता है, तब एक मोह जो वह नहीं छोड़ पाता, वह स्थायित्व का जारी रहने का, दूसरे शब्दों में एक अपने नाम का मोह, मनोवैज्ञानिक जो मूल प्रेरणाओं में से एक इस अस्थायी चेष्टा को गिनते हैं, वह उचित नहीं है, बल्कि वही सबसे मूल प्रेरणा है। उसी पर मानव का अस्तित्व, प्रकृति का अस्तित्व कायम है। डर, प्रेम और भूख भी जब छूट जाते हैं, तब भी मानव अपने आप को कायम रखने की लालसा अपने आप को कायम रखने की लालसा बनी रहती है। अपनी जाति को बनाए रखना, अपने को बनाए रखना और दूसरा नाम है। अपनी जाति को बनाए रखना, अपने को बनाए रखने का दूसरा नाम है। इस प्रकार यह अस्थायी चेष्टा वास्तव में सृजन की चेष्टा है। तो ये भी महत्वपूर्ण पॉइंट है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक। आगे देखेंगे तो अगला कथन है, एक जीवन में पकड़ पाने के लिए यह एक सत्य बहुत काफ़ी है कि जब सब लालसाएं झड़ जाती हैं,
जब मानव पशुता की भी और फिर मानवता की भी केंचुल उतार फेंकता है, तब उसके भीतर जो बना रहता है वह है जो नित्यता चाहता है। ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक। आगे है, जो नष्ट होते हुए भी नया सृजन करना चाहता है, जो नश्वर होकर भी ईश्वर है, इससे बढ़कर कोई भी सत्य मौत की घाटी में जाना जा सकता है या नहीं दिखता, है ना। तो यह जो है किस खंड से है, मौत की घाटी से। पढ़ के ही ऐसा लग रहा है ना। अगला कथन देखेंगे, और आप सच मानिए, जीने की कला सबसे पहले एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने की कला है। कम से कम आधुनिक काल में, जब मानव जाति का इतना बड़ा अंश या तो प्रवासी है या तो शरणार्थी ही, एक स्थान से दूसरे स्थान, एक पेशे से दूसरे में, एक घर से दूसरे घर इत्यादि। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये भी आप लोग याद रखेंगे। अगला कथन है, यात्रा करने के कई तरीके हैं। एक तो यह है कि आप सोच विचार कर निश्चय कर लें कि कहाँ जाना है, कब जाना है, कहाँ कहाँ घूमना है, कितना खर्च होगा, फिर उसी के अनुसार छुट्टियाँ लीजिए, टिकट कटवाइए, सीट या बर्थ बुक कीजिए, होटल डाक बंगले को सूचना दे कर रिजर्व कराइए या भावी अतिथियों को खबर दीजिए और तब चल पड़िए। बल्कि तरीका तो यह एक है, क्योंकि यह व्यवस्थित तरीका है और इसमें मज़ा बिल्कुल नहीं है। यह भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे यात्रा करते हैं और बड़े उत्साह से भरे वापस आते हैं। तो देखिए, ये यात्रा वृत्तांत से है, तो ये कन्फ्यूजन हो सकता है कि किसका है, क्योंकि राहुल सांस्कृत्यायन भी हैं, है ना, उनका जो है तिब्बत यात्रा। तो इन दोनों में कन्फ्यूजन बनी रहेगी, तो इसको आप लोग याद रखिएगा। और दूसरा तरीका बताते हैं, कहते हैं दूसरा तरीका यह है कि आप इरादा तो कीजिए कहीं जाने का, छुट्टी भी लीजिए, इरादा और पूरी योजना भी चाहे घोषित कर दीजिए, पर ऐन मौके पर चल दीजिए कहीं और को। जैसे घोषित कर दीजिए कि आप बड़े दिनों की छुट्टियों में मुंबई जा रहे हैं। लोगों को ईर्ष्या से कहने दीजिए कि आमुक मुंबई का सीजन देखने जा रहा है, मगर चुपके से पैक कर लीजिए ज़बरदस्त गर्म कपड़े और जा निकलिए बर्फ़ से ढके श्रीनगर में। क्या बात है ना, सही बात है। और आगे कहते हैं कि लेकिन अपनी भी कुछ बात कहूँ, मैं दूसरे तरीके का कायल हूँ। यह तो आप समझ ही गए होंगे, लेकिन जब निकलता ही हूँ तब एक तीसरा तरीका ही अख्तियार करता हूँ। तीसरा तरीका क्या है इनका, कहते हैं जैसा कहा तो सवेरे यह कि मुंबई जा रहे हैं, मगर जब स्टेशन गए तो यह तय करके कि नैनीताल जा रहे हैं और वहाँ से हिमालय के भीतरी प्रदेश में, और इस तरह जा निकले शिलांग। आगे कहते हैं, उन्होंने कहा फिर भी मैं लोगों को बहुत दुख नहीं हूँ। कहते फिर भी हम लोगों को बहुत दुख नहीं है, यहाँ हम लोग तटस्थ हैं और वैसा ही रहना चाहते हैं। जीवन के प्रवाह में बह जाना ही होता है, तो हम इस द्वीप पर क्यों आकर स्थापित होते। युद्ध से घिरे देश में जैसे मांजुल एक अछूता द्वीप है, वैसे ही जीवन के संघर्ष में धैर्य भी एक अछूता द्वीप है। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट कथन है। ये जो है किस छठे अध्याय से, यानी छठे अध्याय से लिया गया है, ठीक है, मांजुली द्वीप। अगला कथन है, मुझे बचपन से नक्शे देखने का शौक है। आप समझेंगे कि कुछ भूगोल विज्ञान की तरफ प्रवृत्ति होगी। नहीं, सो बात नहीं। असल बात यह है कि नक्शों के सहारे दूर दुनिया की सैर का मज़ा लिया जा सकता है। यूँ तो वास्तविक जीवन में भी काफ़ी घुमा भटका हूँ, पर उससे कभी तृप्ति नहीं हुई। हमेशा मन में यही रहा कि कहीं और चलें, कोई नई जगह देखें, और इस लालसा ने अभी भी पीछा नहीं छोड़ा। नक्शे से यह फ़ायदा होता है कि मन में घोड़े पर सवार होकर कहीं भी चल जाइए, कोई रोक नहीं, अड़चन नहीं। जब चाहे लौट आइए या न भी लौटिए, कोई पूछने वाला नहीं कि हजरत कहाँ रम रहे। ये देखिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट कथन है ये भी।
अगला कथन देखेंगे। आगे कहते हैं कि नक्शे में मैं अब भी देखता हूँ वास्तव में जितनी यात्राएं स्थूल पैर से करता हूँ उससे ज़्यादा कल्पना के चरणों से करता हूँ। लोग कहते हैं कि मैंने अपने जीवन का कुछ नहीं बनाया, मगर मैं बहुत प्रसन्न हूँ और किसी से ईर्ष्या नहीं करता। आप भी अगर इतने खुश हो तो ठीक, तो शायद आप पहले से मेरा नुक्सा जानते हैं। नहीं तो मेरी आपको सलाह है जनाब, अपना बोरिया बिस्तर समेटिए और ज़रा चलते फिरते नज़र आइए। यहाँ आपका अपमान नहीं है, एक जीवन दर्शन का निचोड़ है। रमता राम इसलिए कहते हैं कि जो रमता नहीं वह राम नहीं, टिकना तो मौत है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये कथन सभी, है ना। आगे चलते हैं। मैं जानता हूँ कि औचित्य विचार से क्रम उल्टा होना चाहिए, संस्कृत परंपरा से उठते हुए आस्था तक जाना चाहिए, पर उतरते अपने का कारण भी स्पष्ट है। आस्था तक बढ़कर जो प्रत्यभिज्ञा होती है उससे हम अपनी पहचान खोते हैं। वह जब होती है तब शब्द भी व्यर्थ हो जाते हैं। उतरते क्रम में संस्कृति की पहचान में अपनी अस्मिता की पहचान होती है। आस्था या तो होती है या नहीं होती, पर अस्मिता का बोध कराया जा सकता है और आज उसकी भी कम आवश्यकता नहीं है। आगे है, हाँ, यहाँ मैं यात्रांत पर खड़ा होकर निहारता हूँ कि यात्रा कहाँ से आरंभ होती है और गुरल कांकड़ की ही तरह पैर साधता हुआ फिर चल पड़ता हूँ, क्योंकि डगर जहाँ चुकती है यात्रा वहाँ आरंभ होती है। यहीं पे जो है समाप्त होता है आज का यात्रा वृत्तांत। आशा करती हूँ कि पूरी क्लास को आप लोगों ने ज़रूर देखा है और सभी महत्वपूर्ण तथ्य हैं इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है जो आप स्किप करें। ठीक, तो चलिए मिलते हैं कल की क्लास में। आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखिए। आप लोग कमेंट ज़रूर करिएगा, क्लास को आप लोग लाइक ज़रूर कर दीजिएगा प्लीज़।